Assalamualaikum students, my name is Fazza Sana and I am here for class 7 and subject is geography. जैसे कि आपको पता है कि हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर अपने लेकर चल रहे हैं, चैप्टर 1 हमने कवर कर लिया है और उसके बाद अब हमारा चैप्टर 2 चल रहा है। डेन्यूडेशन हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था, जिसमें बेसिकली हमने डेन्यूडेशन की टाइप्स देखी थी, डेन्यूडेशन की डेफिनेशन देखी थी। ज़रा सा जल्दी से ज़रा फौरी तौर पे रिवाइज करें। डेन्यूडेशन की डेफिनेशन क्या थी? डेन्यूडेशन की डेफिनेशन थी डिस्ट्रक्शन ऑफ अर्थ अपर सरफेस एंड द अपीयरेंस ऑफ द सरफेस ऑफ अंडरग्राउंड एरिया इज़ नॉन एज डेन्यूडेशन। कि आपकी ज़मीन की ऊपर की सतह के अंदर जो है वो कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ हो गई हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वेदरिंग, एरोजन या मास वेस्टिंग का प्रोसेस हुआ है, जिससे आपकी ज़मीन की ऊपर की सतह ख़त्म हो गई है और आपको अंडरग्राउंड एरिया शो हो रहा है, अपीयर हो रहा है, उसको हम कहते हैं डेन्यूडेशन। ठीक हो गया। अब हम डेन्यूडेशन के बाद उसकी हम टाइप्स को देख रहे थे और हमने देखा कि उसकी 3 टाइप्स हैं। वन इज़ वेदरिंग, सेकेंड वन इज़ एरोजन एंड देन मास वेस्टिंग। सबसे पहले हम वेदरिंग को लेकर चल रहे थे और वेदरिंग की आगे जो बेसिकली आपकी सब डिवीजन्स थी उसके अंदर हम देख रहे थे द वन इज़ फिजिकल और मैकेनिकल, जिसको हम कहते हैं मैकेनिकल वेदरिंग। ऐसे ही था, ठीक है। तो उसके बाद हमने ये डिटेल में पढ़ी। अब ज़रा जल्दी से देखिए कि फिजिकल वो कौन सी थी। ये बेसिकली फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग आपके ड्राई और कोल्ड एरियाज़ में होती हैं, जहाँ पे बारिश की कमी है या फिर जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नो होती है, वहाँ पर इस तरह की वेदरिंग होती है कि आपके जो स्टोन्स वगैरह हैं जो उसके अंदर जो है बर्फ़ जम जाती है, पानी चला जाता है, रात के अंदर उसका टेम्परेचर कम होता है, बर्फ़ बनती है तो बर्फ़ एक्सपांड होती है, जिससे क्रैक्स जो हैं वो मज़ीद इन्हांस हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं और वक्तन फ़वक्तन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो वेदरिंग बढ़ती चली जाती है और एक टाइम ऐसा आता है कि वहाँ पर कोई खला क्रिएट हो जाता है, एक स्पेस क्रिएट हो जाती है, जिसको बाद में हम देखेंगे कि क्या उसके अंदर और मज़ीद प्रोसेस होता है, वो हमारा एरोजन और मास वेस्टिंग में आ जाएगा। उसके बाद आ जाती है आपकी केमिकल वेदरिंग। ये हमने देखी कि केमिकल वेदरिंग बेसिकली क्या थी। केमिकल वेदरिंग में हमने देखा था ऑक्सीडेशन का प्रोसेस देखा था, हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस देखा था, ठीक है। उसके बाद हमने इसके अंदर कार्बोनेशन का प्रोसेस देखा था। हाइड्रोलिसिस क्या था, ज़रा जल्दी से रिमाइंड कीजिए। हाइड्रोलिसिस वाटर के साथ जो इंटरेक्शन होता है किसी भी चीज़ का, उससे जो उसके अंदर तब्दीली आती है वो वेदरिंग होती है। उसके बाद हमने देखा था इसका ऑक्सीडेशन का प्रोसेस। ऑक्सीडेशन क्या थी? एयर के ज़रिए जो इंटरेक्शन होता है किसी भी मेटल का, एलिमेंट का, उससे जो उसके अंदर चेंज आता है और उसमें तोड़ फोड़ हो जाती है, दैट इज़ ऑक्सीडेशन प्रोसेस, जिसके ज़रिए आपकी केमिकल वेदरिंग हो जाती है। फिर कार्बोनेशन क्या था कि कुछ कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्रिएट होता है विद द इंटरेक्शन ऑफ वाटर, जो कि आपका कार्बोनेशन के प्रोसेस में आता है और उससे भी वो चीज़ जो है वो वीक होकर टूट जाती है, विदर हो जाती है। यहाँ पर बेसिकली आज जो हम स्टार्ट करने लगे हैं दैट इज थर्ड पॉइंट, दैट्स ऑर्गेनिक और बायोलॉजिकल वेदरिंग। ऑर्गेनिक और बायोलॉजिकल वेदरिंग, ये बेसिकली वेदरिंग की 3 टाइप्स हैं। आज हम वेदरिंग की 3 टाइप्स को कवर कर लेंगे। ऑर्गेनिक और बायोलॉजिकल वेदरिंग, ठीक है। अब इसको देखें। ऑर्गेनिक से ही आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होना। ऑर्गेनिक में हम कहते हैं खालिस चीज़ कोई, यानी कि जो जिसके अंदर कोई एसच वो आपको उसको नेचुरल बेस्ड। अब नेचुरल बेस्ड में क्या होगा? ट्रीज़ आ जाती हैं, आपके एनिमल फॉसल्स आ जाते हैं, इसके अलावा बोन्स आ जाती हैं। वो सब चीज़ें जो है वो बेसिकली आपकी ऑर्गेनिक और बायोलॉजिकल वेदरिंग में शामिल होती हैं। अब कैसे होती हैं वो देखें। When the roots of trees and bushes, ये पेज नंबर 18 है बेटा, ये देखिए यहाँ पर आप 18 पेज के ऊपर आ जाइए जल्दी से, तो इसको देखते हैं। When the roots of trees and bushes reach the cracks and joints of rocks face unbearable force by their growth. As a result, rocks break down into small fragments. Biological weathering is mainly due to plants. अब वो कहता है कि दरख्तों की जो जड़ें हैं, जो उसकी नीचे ज़मीन के नीचे जड़ें फैल रही होती हैं, उनके दरमियान में जब कोई भी रुकावट पैदा होती है, मीन्स कोई स्टोन आ गया है, कोई रॉक आ गया है,
तो अब जड़ तो नहीं रुकेगी ना, स्टेम थोड़ी रुक जाएगी, तो वो क्या करती है, वो कोशिश करती हैं उसके साथ ही अपने आप को बढ़ाने की। उस सूरत के अंदर रॉक्स जो हैं वो ब्रेक डाउन हो जाती हैं, जो सॉफ्ट रॉक्स होती हैं वो ब्रेक डाउन हो जाती हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में उनकी फ्रेगमेंट्स बन जाती हैं, टुकड़े बन जाती हैं। बायोलॉजिकल वेदरिंग इज़ मेनली ड्यू टू प्लांट्स, और ये जो है बायोलॉजिकल वेदरिंग जो है वो ज़्यादातर किसके थ्रू होती है, प्लांट्स के थ्रू होती है। आपको एक दरख्त नज़र आ रहा है ऊपर ज़मीन के ऊपर, वो जितना आपको ऊपर बढ़ा हुआ नज़र आ रहा होगा इतना ही वो ज़मीन के नीचे भी फैला हुआ होता है इन फॉर्म ऑफ रूट्स की फॉर्म में। तो यहाँ पर जहाँ पे उसकी रूट्स जा रही हैं वो रूट्स ने अपना रास्ता खुद निकालते जाना है, उसके रास्ते में जो आएगा वो उसको टकराते हुए तोड़ते हुए वो आगे को निकलती जाएंगी। तो यहाँ पर वो यही कह रहे हैं कि जब रूट्स नीचे स्टेम्स जो हैं वो उसकी बढ़ना शुरू होती हैं तो वो बेसिकली उन पत्थरों को तोड़ती हुई जाती हैं। फिर इसी तरह बुशेस ऊपर आ जाएं ज़मीन के ऊपर, जब उनकी झाड़ियाँ आपस में फैलने की कोशिश कर रही होती हैं तो वो बेसिकली आसपास का एरिया, आपने कभी देखा होगा कि ये पत्थर पड़ा हुआ, पत्थर के साइड से दरख्त निकल के आ गया, ठीक है। वो अब वजह क्या है कि दरख्त ने तो अपनी जगह बनानी थी, अब उसने जो साइड से उसका वो थोड़ा सा जहाँ से वो पत्थर जो है वो थोड़ा वीक था उसने उसको वेदर किया और वेदर करते हुए अपनी बाहर निकलने की जगह बना ली। अब वो उसकी जगह जो उतने एरिया के अंदर जितना भी रॉक आया होगा वो रॉक क्या हुआ होगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम ब्रेक होता जाता होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में वो आपको नज़र भी आएगा कि शायद आसपास वो टूट फूट भी हो गई हो। लेकिन ये वाली जो वेदरिंग है वो बेसिकली आपकी क्या कहलाती है, बायोलॉजिकल वेदरिंग, जो कि किसके थ्रू होती है, प्लांट्स के थ्रू। डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स लाइक रैट्स, रैबिट्स, इंसेक्ट्स, ants एंड टर्माइट्स मेक होल्स इन द रॉक्स एट द अर्थ सरफेस फॉर मेकिंग देयर बोरोस। इस अब एनिमल्स के ज़रिए कैसे होती है, अब बहुत से जानवर ऐसे हैं जो ज़मीन के नीचे रहते हैं, जैसे कि बहुत से नाम इन्होंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, रैट, रैबिट, इंसेक्ट्स, ants, टर्माइट्स, दीमक तो लकड़ी में खा जाती है। तो बेसिकली ये वो हैं एनिमल्स जो ज़मीन के नीचे होल्स के अंदर रहते हैं और उस होल को बनाने के लिए, अपने उस घर को बनाने के लिए अगर दरमियान में कोई पत्थर को रॉक आ रहा है और वो कुछ इस टाइप का है कि वो इजीली ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपने टीथ के साथ, अपनी किसी भी चीज़ के साथ उसको स्क्रैच करते हुए कॉन्टीन्यूसली उसको कुतरते हुए वो अपने उसके साथ, तो वो बेसिकली वहाँ पर फ्रेगमेंट्स क्रिएट कर देंगे, उसको वेदर कर देंगे, तोड़ फोड़ कर देंगे। इससे क्या होगा, रॉक वीक हो जाएगा। बाय दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग होल्स रॉक्स गेट वीकन एंड ब्रेक डाउन। इस प्रोसेस से भी क्या होता है कि रॉक्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं और ब्रेक डाउन हो जाता है। इन द सॉइल एट द सर्फेस ऑफ अर्थ देयर आर क्रॉलिंग इंसेक्ट्स एंड बैक्टीरिया विद दीज ऑर्गेनिज्म रेस्पायर दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन सॉइल। अब ज़मीन के नीचे बहुत से ऐसे जानवर हैं और बैक्टीरियाज हैं जो ज़मीन के अंदर क्रॉल करते हैं। अब वो क्या करते हैं कि बेसिकली जब वो रेस्पायरेशन यानी सांस का प्रोसेस उनका होता है तो वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर ज़मीन के अंदर जो एक प्रोसेस क्रिएट करता है वो भी बेसिकली रॉक्स को ब्रेक डाउन करने में काफ़ी अमल दखल शो कर रहा होता है। Decay of dead plants and animals produce low intensity carbonic acid which plays an important role in cracking and breaking of specifically limestone rocks। वो कहते हैं कि जो डिके ऑफ डेड प्लांट्स और एनिमल्स है, मीन मैंने आपको जैसे बताया कि बहुत से जो आपके दरख्त हैं, पौधे हैं, वो सूख जाते हैं, वहीं पर वो गल सड़ जाते हैं। डिके मीन्स कि वहाँ पर ही उनका ख़त्म हो जाता है सब कुछ। सेम विद एनिमल्स, अब जंगल के अंदर बहुत से जानवर हैं जो मर जाते हैं, वहीं पर उनकी बॉडीज़ जो हैं वो डिके हो जाती हैं, ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो उनका जो सारे के सारा वो डिकम्पोज हो जाती हैं, वहाँ पर ही उनकी बोन्स हैं वो भी ज़मीन का हिस्सा बन जाती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो वो कहते हैं यहाँ पर क्या होता है कि प्रोड्यूस लो इंटेंसिटी ऑफ कार्बनिक एसिड विच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रैकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ स्पेसिफिकली लाइमस्टोन रॉक्स। ये वाला जो प्रोसेस है ये बेसिकली कार्बनिक एसिड जो है उसको क्रिएट करता है, जो कि पत्थरों को तोड़ने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, और ख़ास तौर पे कौन से पत्थर को, लाइमस्टोन को, ठीक है। इन दिस वे बायोलॉजिकल वेदरिंग टेक्स प्लेस, और इस प्रोसेस के ज़रिए भी बायोलॉजिकल वेदरिंग क्रिएट होती है। Biological weathering also occurs by different human activities. Humans make artificial products by chemical method.
फिर बायोलॉजिकल वेदरिंग एक और तरीका जिसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ शामिल हो जाती हैं, इंसान के कुछ इस तरह के हरकत व सकनात हैं, एक्टिविटीज़ हैं उसकी, जिसके ज़रिए बायोलॉजिकल वेदरिंग होती है। कैसे होती है? ह्यूमन मेक आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स बाय केमिकल मेथड्स। इंसान जो है वो आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स बनाता है। वो कैसे बनती हैं? कुछ केमिकल प्रोसेस के ज़रिए, कुछ केमिकल जो एलिमेंट्स हैं उनको आपस में जो है उनका इंटरेक्ट करके वो एक प्रोसेस बनाते हैं, उसके ज़रिए आप कुछ आर्टिफिशियल चीज़ें क्रिएट करती हैं। इट कॉजेज एनवायरमेंटल पोल्यूशन विल लेटर रिजल्ट इन एसिड रेन ड्यू टू विच रॉक्स गेट वीकेंड। अब इसके अंदर क्या होता है कि आपकी ये जो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं ये बेसिकली आपकी अर्थ को पोल्यूट कर रही होती हैं, पोल्यूशन क्रिएट हो रही होती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है और जो हमने एक प्रोसेस देखा हुआ है कि ओजोन लेयर डैमेज हो जाती है। तो वो बेसिकली आपकी ये जो सारी हार्मफुल गैसेस होती हैं वो आपकी एटमॉस्फेयर के अंदर एक क्लाउड क्रिएट कर रही होती हैं, वो ऊपर ही जमा हो रही होती हैं, और जब उनके अंदर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है तो बेसिकली क्या होता है कि वो पानी की शक्ल में ज़मीन पर वापस आती हैं। अब यहाँ पर वो जो ये हार्मफुल गैसेस जब बारिश की सूरत में नीचे ज़मीन पर आती हैं तो ये एक केमिकल रिएक्शन क्रिएट कर रही होती हैं जिसको हम एसिड रेन कहते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि कभी घर में भी मामा भी या बड़े कहते होंगे कि ये काफ़ी गर्मी और पोल्यूशन के बाद जो फर्स्ट रेन होती है, पहली बारिश होती है, उसमें भाई बाहर ना निकलो, नहाना नहीं है। वो वजह यही है कि हमारे यहाँ इस वक्त इतना ज़्यादा स्मोक और पोल्यूटेड इन्वायरमेंट है कि हमारे जो पूरी की पूरी ऊपर की फ़ज़ा है वो बेसिकली पोल्यूटेड हो चुकी होती है। जब बारिश होती है तो वो तमाम का तमाम पोल्यूशन उस बारिश के पानी के साथ ज़मीन पर आता है, जो कि ह्यूमंस के लिए, प्लांट्स के लिए ये हार्मफुल होता है। सो उससे थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए भी कहा जाता है, क्योंकि उससे स्किन एलर्जी वगैरह हो जाती है। अब ये वाली जो एसिड रेन हमने कहा, ये एसिड रेन जहाँ पर ह्यूमन बींग्स के लिए, प्लांट्स के लिए हार्मफुल है, वहीं पर ये रॉक्स के अंदर भी केमिकल प्रोसेस क्रिएट करती है, जिसकी वजह से रॉक्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। बाय माइनिंग ऑर्गेनिक वेदरिंग अकर्स बाय बोथ फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स। इसके अलावा इंसान जो है वो माइनिंग करता है, कानकुनी करता है। जिस तरह कि आपने कभी विजिट किया हो, नमक की कान आप गए हो, वहाँ देखिए मुसलसल क्या हो रहा होता है, वो नमक को तोड़ रहे होते हैं। इसी तरह कोयले की कान होती है, वहाँ पर भी ये प्रोसेस हो रहा होता है। जितना आप वहाँ पर ब्रेकेज क्रिएट करेंगे, मींस छोटे छोटे वहाँ पर आप डायनामाइट्स लगाते हैं और उन पहाड़ों को तोड़ते हैं, वो एक जगह तो आपने तोड़ी है, लेकिन उसकी वजह से जो आसपास का एरिया है वहाँ पर भी बहुत सी दरारें, बहुत से क्रैक्स क्रिएट होते हैं, जो आने वाले वक्त के लिए उन पहाड़ों को, उन रॉक्स को क्या कर देते हैं, वीक कर देते हैं। यहाँ पर बेसिकली अब वो प्रोसेस कह रहा है कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो यहाँ पर माइनिंग के ज़रिए भी आसपास के रॉक्स को डिकम्पोज करने में, वेदर करने में हेल्प कर रहे होते हैं। ड्यूरिंग माइनिंग रॉक्स आर ब्रोकन डाउन एंड इट इज़ द फिजिकल वेदरिंग। इसको हम फिजिकल वेदरिंग कंसीडर करते हैं। बाय डिगिंग हिडन लेयर्स ऑफ रॉक्स आर एक्सपोज विद द अंडरगो केमिकल वेदरिंग। अब वो यहाँ पर बेसिकली कह रहा है बाय डिगिंग हिडन लेयर्स ऑफ रॉक्स आर एक्सपोज विद द अंडरगो केमिकल वेदरिंग। और जब आप खुदाई कर रहे होते हैं, डिग कर रहे होते हैं किसी लेयर को, आप पत्थरों को निकालने के लिए आप तोड़ते हैं ना ऊपर की सतह को, ऊपर की सतह को तोड़ते हैं ताकि वो नीचे से आपको सॉलिड फॉर्म के अंदर आपको मिले। जैसे हम मार्बल के पहाड़ हैं उनको तोड़ते हैं, या लाइमस्टोन के पहाड़ हैं, हम उनको जो है ब्रेक डाउन उनके अंदर लेकर आते हैं। तो वो कहते हैं इससे भी आपकी केमिकल वेदरिंग क्रिएट होती है। रॉक्स आर ऑल्सो ब्रोक डाउन ड्यू टू एग्रीकल्चर एंड ड्यू टू द यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स। इसके अलावा हमारे यहाँ एक नया जो आज के दौर के अंदर एक टेक्निकल आप कह रहे हैं उसको, एग्रीकल्चर जो चल रही है, उसके अंदर आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स हैं, यानी कि जो इंसान ने केमिकल वे के अंदर एक खाद बनाई हुई है, फर्टिलाइजर्स बनाए हुए हैं, वो हम अपनी फसलों को देते हैं जिससे ज़्यादा हमें प्रोडक्शन मिले, ज़्यादा पैदावार मिले, हम अपने आसपास की जो मुल्की ज़रूरियात हैं उनको पूरा कर सकें। तो वो फर्टिलाइज़र्स जो हैं बेसिकली जहाँ पे एक साइड पे आपको फ़ायदा दे रहे हैं, वहाँ पर आपको नुकसानात भी दे रहे हैं। और उनमें से एक नुकसान ये है कि आपके रॉक्स जो हैं वो भी इस एग्रीकल्चर की वजह से, जो कि आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र से की जाती है, वो रॉक्स डैमेज होते हैं, आपके पत्थर उनसे केमिकल, क्योंकि वो केमिकल्स हैं ना, यूरिया आपने देखा होगा ऐड आते हैं,
यूरिया खाद और इसी तरह की बहुत सी और खादों के नाम आते हैं, फर्टिलाइज़र्स होते हैं बेसिकली ये, जो कि आपकी फसलों में आप डालते हैं ताकि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोडक्शन, कम वे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन मिल जाए। तो ये जो प्रोसेस है ये भी ज़मीन के नीचे जाता है, अर्थ सॉइल इसको एब्जॉर्ब करती है। एब्जॉर्ब करने से क्या होता है कि वो जो पूरे का पूरा ज़मीन का नीचे का सिस्टम है, जो उसके इंटरनल लेयर्स हैं, उनमें वो डिफरेंट वेज के अंदर डैमेज क्रिएट कर रहा होता है, जिससे आपके रॉक्स जो हैं वो वीक होते हैं। यहाँ पे बेसिकली आपका ऑर्गेनिक और बायोलॉजिकल वेदरिंग का जो टॉपिक है वो एंड होता है। अब नेक्स्ट जो हम देखने लगे हैं दैट इज़ बेसिकली द सेकेंड टाइप ऑफ डेन्यूडेशन विच इज़ एरोजन। अब हम एरोजन को देखेंगे। एरोजन क्या होती है? अब ना ज़रा थोड़ा सा बेटा गौर करना है कि वेदरिंग हमने कंप्लीट कर ली विद इट्स 3 टाइप्स, हमने डिटेल देखा। अब ये सारी जो है ना ये इंटरलिंक्ड है। वेदरिंग के अंदर हमने देखा कि सिर्फ तोड़ फोड़ के बारे में बात की कि जी टूट जाते हैं पत्थर, स्मॉल एंड बिग फ्रेगमेंट्स के अंदर वो चेंज हो जाती हैं। एरोजन इस तोड़ फोड़ से थोड़ी सी आगे की बात है। क्या है ज़रा देखते हैं। एरोजन मीन्स the thinning and removal of Earth's surface is known as erosion. This process is mostly done by river, glacier, winds and coastal waves. अब वो प्रोसेस जो वेदरिंग के ज़रिए हो चुका होता है, यानी कि एक चीज़ है वो टूट फूट गई है, पत्थर है वो बिखर गया, वेदर हो गया, ओके फाइन, वो तो वहीं पड़ा हुआ है। कैसे जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, उस प्रोसेस के अंदर एरोजन का प्रोसेस कंसिडर होता है। वो कहते हैं कि थिनिंग एंड रिमूवल ऑफ अर्थ सरफेस इज नोन एज एरोजन। वो सरफेस जो कि वेदर हो गई है, आया वो किसी भी टाइप से, आपके फिज़िकल से, केमिकल वेदरिंग से या आपकी ऑर्गेनिक बायोलॉजिकल वेदरिंग से, यानी इनमें से किसी भी प्रोसेस के ज़रिए अगर आपकी ज़मीन की कोई सतह, कोई रॉक जो है वो वेदर हो गया है, थिन हो गया है, रिमूवल ऑफ अर्थ सरफेस, तो वो जो वेदर्ड मटेरियल है उसको आपने रिमूव किया। और उस रिमूव की वजह से क्या हुआ कि पहले हो सकता है वो जो सरफेस है वो कुछ इतनी थिक हो, ठीक है। अब हुआ ये कि वेदरिंग की वजह से यहाँ पे कुछ ब्रेक्स क्रिएट हो गए, ठीक है, टूट फूट गए, बारिश हुई, बारिश के पानी से ये सारे का सारा मटेरियल बह गया, मूव हो गया। तो क्या हुआ? मूव होने से क्या हुआ कि ऊपर की जो लेयर है वो बेसिकली आपकी खत्म हो गई, ठीक हो गया, रिमूव हो गई। रिमूव होने से क्या हुआ कि जो पहले लेयर यहाँ पर थी अब वो इतनी सी रह गई, थिन हो गई। इज इट क्लियर? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिमूवल। यानी कि पहले जो यहाँ पर थी बेसिकली वो ये सारी जो जगह थी वो वेदर होने से विद द वाटर के साथ वो मूव कर गई, रिमूव हो गई, और जो पीछे की लेयर थी वो थिन हो गई। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एरोजन। अब ये किस तरह से चली गई, पानी कहाँ से आया, ठीक है, देखते हैं। पानी कैसे आया जी? रिवर्स के ज़रिए। रिवर होगा आसपास, जब दरिया तेज़ी से बहते हैं ना, ऊंचाई से जब दरिया आ रहा होता है आपके किसी माउंटेन एरिया से, तो इसकी स्पीड जो है ना वो तेज़ होती है। आपने तो यहाँ जो दरिया देखे हैं वो ऐसे है ना, बिल्कुल सीधे सीधे से, लगता ही नहीं है पानी जा रहा भी है, पानी ऐसा लगता है पानी खड़ा हुआ है। लेकिन पहाड़ी इलाकों में ऐसा नहीं होता, बहुत स्पीड में आवाज़ के साथ पानी मुसलसल आ रहा होता है और वो चीज़ों को आसपास अपने पत्थरों को टकराते हुए आ रहा होता है। कभी आपको हिल स्टेशन जाने का अगर इत्तेफाक हुआ तो आप देखोगे कि जब पानी गुजर रहा होता है तो वो पत्थर भी होते हैं बीच में, पत्थरों के साथ आपको साफ़ सुथरा पानी जो है वो बहता हुआ नज़र आ रहा होता है। वो वजह ये है कि बेटा कॉन्टीन्यूसली पानी की मूवमेंट की वजह से वो वहाँ से तमाम जो वेदर मटीरियल है वो अपने साथ बहा के लेके जा रहा है, ठीक है। वो कॉन्टीन्यूसली जो वेदरिंग का प्रोसेस है उसके अंदर जारी है और वो एरोजन भी साथ साथ कर रहा है। मीन्स के वो अपने साथ उस वेदर मटीरियल को लेकर साथ बहता जा रहा है। विंड, हवा, कोई भी टूटी फूटी चीज़ होगी, तेज़ हवा आएगी तो वो उसके साथ उड़ जाएगी। वो हो सकता है पहले यहाँ पे हो, हवा आई, हवा के बाद वो कहीं और हो, ठीक है।
फिर कोस्टल वेव्स, आपकी जो समुद्री हवाएं हैं उनके साथ भी यही होता है। आप कभी साहिल समंदर पे आप हों तो अगर साहिल की तरफ से हवाएं आ रही हैं तो जिस तरफ हवा का रुख होगा चीज़ें उड़ उड़ के उस तरफ को जा रही होंगी। वो पहले इधर होंगी तो हवा के साथ वो समंदर के अंदर होंगी या फिर समंदर से बाहर होंगी। Therefore, these are known as the factors of erosion। तो आपकी जो मैंने अभी बात बताई, रिवर, ग्लेशियर एंड कोस्टल वेव्स, ये बेसिकली बेटा ऐसे हैं कि ये फैक्टर्स कंसीडर होते हैं। कोस्टल वेव्स की बेहतरीन एग्जांपल ये भी है कि आप साहिल समंदर पे जाते हैं, ठीक है, समंदर पे सैर करने गए और वहाँ जाके आपने खाया पिया, खाना पीना करने के बाद आपने क्या किया कि रैपर्स वहीं पे फेंक दिए, ठीक है। अब क्या होगा कि समंदर से लहर आएगी और वो सारे रैपर्स अपने साथ लेकर वापस चली जाएगी, और वो रैपर्स जो बेसिकली आपने साहिल पे छोड़े थे अब वो कहाँ चले गए, समंदर के अंदर चले गए। वो जो पोल्यूशन पहले बाहर क्रिएट होना था अब कहाँ होगा, समंदर के अंदर होगा। तो ये थोड़ा सा आसान सा, मैंने कहा था आपको ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। तो ये बेसिकली इरोजन का प्रोसेस है। इस तरह साहिल समंदर पे जो भी तोड़ फोड़ की चीज़ होती है और जितनी दफ़ा लहर आके पत्थरों के साथ टकराती है उतनी दफ़ा उनके अंदर वेदरिंग का प्रोसेस होता है और इरोजन का प्रोसेस भी साथ साथ चलता है, क्योंकि लहर आके टकराएगी पत्थर के अंदर, कॉन्टीन्यूस वेदरिंग हो रही होगी और उस वेदरिंग से क्या हो रहा होगा कि थोड़ी देर बाद वो टूट जाएगा और टूटने से दोबारा लहर एक दफ़ा दो दफ़ा आएगी तो वो टूटा हुआ जो डेब्रिस होगा वो बेसिकली समंदर का हिस्सा बन जाएगा। वो चीज़ सारी की सारी आपकी पानी के साथ वापस बह जाएगी। Therefore, these are known as the factors of erosion। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये फैक्टर्स हैं erosion के, रिवर, ग्लेशियर, कोस्टल वेव्स। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि ओरिजिनल प्लेस यानी कि जो जगह जहाँ पर बेसिकली वेदरिंग हुई है वहाँ से ये चीज़, ये फैक्टर्स मटेरियल को अपनी ओरिजिनल प्लेस से अपने साथ दूसरी किसी जगह पर ले जाते हैं, बहा के साथ ले जाते हैं या उड़ा के ले जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन erosion। इट टेंड्स टू मूव द मटेरियल ऑफ द रॉक्स। ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से किसी दूसरी जगह पर चले जाना, ये erosion के अंदर बहुत एक अहम प्रोसेस है। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स के एक जगह से मटेरियल किसी दूसरी जगह के ऊपर ट्रांसफ़र हो गया है, ट्रांसपोर्ट हो गया है। ये बड़ा एक अहम प्रोसेस है erosion के अंदर। When this movable material travels over other rocks, it breaks them and scratches their surface and peel them off। अब क्या होता है कि एक तो चीज़ है, टूटी हुई चीज़ है, वो आ रही है अपनी जगह से, अब वो जो उसके अंदर पत्थर है, पानी अपने साथ बहा के लेकर आ रहा है, वो पत्थर दूसरे पत्थरों से रास्ते में टकराता हुआ आ रहा है। उसके टकराने से क्या हो रहा है कि दूसरे पत्थर भी टूट रहे हैं और वो भी क्या कर रहे हैं, साथ साथ बहते चले जा रहे हैं। मीन्स कि ये प्रोसेस जो है वो कॉन्टीन्यूटी में चल रहा है कि रास्ते में आने वाली हर चीज़ जो टकरा रही है उससे जो बेसिकली वेदरिंग हो रही है वो भी erosion का हिस्सा बन रही है। सेम विद द विंड। आप हवा का, जब ये हवा जो हमारे यहाँ चलती है ये तो नॉर्मल हवाओं में आती है, जब आंधी तूफान आते हैं, बहुत बड़े बड़े साइक्लोन्स चलते हैं, उनके अंदर चीज़ें जो हैं वो बेसिकली पूरी की पूरी गाड़ियाँ क्या आसपास का हर चीज़ जो है वो सब उसके अंदर सर्कुलेट हो रहा होता है। तो वो सर्कुलेट हो रहा होता है और जहाँ जहाँ से वो गुजर रहा होता है वो बेसिकली क्या कर रहा होता है कि वो टकरा के उन चीज़ों को भी तोड़ रहा होता है और तोड़ते हुए अपने साथ मिलाता चला जाता है। अगर वो यहाँ से शुरू हुआ तो बेसिकली मैं देखूंगी जी कि रास्ते के अंदर वो चेयर आई, वो चेयर भी उसके अंदर चली गई, डाइस भी उसके अंदर चला गया। अब वो चीज़ें क्या हो रही हैं, वो टकरा रहा है हर चीज़ के साथ, दीवार के साथ टकराया, वो दीवार टूटी, उसके तमाम पार्ट्स उसके अंदर शामिल हो गए। मीन्स यहाँ पर बेसिकली erosion के अंदर जब ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस आ रहा होता है तो ट्रांसपोर्ट पीछे से तो जो ओरिजिनल चीज़ आ रही है वो उसके अंदर डेब्रिस की फॉर्म में वो तो आ रही है, लेकिन उस डेब्रिस की वजह से कॉन्टीन्यूसली मज़ीद डेब्रिस क्रिएट हो रहा है जो पूरे रास्ते में उसका हिस्सा बनता हुआ एंड होता है किसी एक मुकाम पर जाकर। यहाँ पे अब क्या होता है जी, नेक्स्ट देखें। During the transportation, small pebbles and boulders collide with each other and ultimately break down into small pieces। मैंने अभी आपको बता दिया कि छोटे पत्थर हैं, टुकड़े हैं किसी चीज़ के, वो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, टकराते हैं और मज़ीद ब्रेक डाउन क्रिएट करते हैं। It must be remembered that erosion start after weathering and mass wasting। वो कहते हैं याद रखें कि जो आपकी erosion है वो कब होती है,
वेदरिंग या मैस वेस्टिंग के बाद। कोई चीज़ टूटी हुई होगी तो ही इरोजन का प्रोसेस होगा, वरना इरोजन का प्रोसेस नहीं होगा। रॉक्स प्रेजेंट एट अर्थ सरफेस गेट वीकेंड ड्यू टू वेदरिंग। जो ज़मीन के ऊपर पत्थर होते हैं वो वेदरिंग की वजह से वीक हो जाते हैं। देयर अपर सरफेस सेपरेट फ्रॉम लोअर सरफेस, वो एक जो उनकी ऊपर की सतह है वो जो है वो टूट जाती है, नीचे की सतह से सेपरेट हो जाती है। दिस डेब्रिस वॉशेस अवे विद रिवर विंड्स एंड ग्लेशियर्स। ये जो डेब्रिस है, ये जो टूटा फूटा सा मटेरियल है, जो चीज़ें हैं, ये रिवर विंड या ग्लेशियर्स के साथ मिक्स हो जाती हैं। These factors also transport the debris and deposit at other place। ये प्रोसेस क्या होता है कि डेब्रिस मटेरियल इनके साथ रिवर, ग्लेशियर्स, कोस्टल वेव्स इनके साथ मिलता है और कहाँ चला जाता है जी, बेसिकली आपका एक जगह से दूसरी जगह पे जाके उसको कहते हैं वो डिपॉजिट कर देता है, मीन्स वहाँ पे छोड़ देता है। अच्छा जी, आगे देखिए, मैस वेस्टिंग मीन्स द मूवमेंट ऑफ द रॉक मटेरियल फ्रॉम हायर टू लोअर रीजन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। वैसे तो मैस वेस्टिंग आपका अगला टॉपिक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इसका जिक्र आ गया है तो अब ये समझाती हूँ मैं आपको बेसिकली मैस वेस्टिंग होती क्या है। मैस वेस्टिंग किसी भी मटेरियल का ऊंची जगह से नीचे आना, ठीक है। कोई भी चीज़, पत्थर, कीचड़, मट्टी, मड फ्लो जिसको कहते हैं हम, वो यानी कि जो चीज़ आपकी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, दैट इज मैस वेस्टिंग, ठीक है। यहाँ तक इसको समझें। अब ये प्रोसेस क्यों होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। कोई भी चीज़ आप ऊपर से गिराएंगे तो वो कहाँ आएगी? नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही काम हो रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आप क्या, कोई भी मटेरियल जो है वो बेसिकली क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे को आ रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऊपर से कोई भी जो मटेरियल है, ठीक है जी, डेब्रिस मटेरियल आप इसको कह लें, वो बेसिकली आपका कहाँ आ रहा है? नीचे, नीचे आ रहा है। इज इट क्लियर? अब वो डेब्रिस मटेरियल क्या है वो हम मैस वेस्टिंग में डिटेल में देखेंगे। इसको यहाँ पे जरा वाइंड अप करते हैं। वेदरिंग इज अ प्रोसेस इन विच मैटर ऑन अर्थ सरफेस बिकम्स वीक ड्यू टू मैस वेस्टिंग, दिस मैस मूव्स डाउनवर्ड। और वो कहते हैं कि जब आपकी कोई चीज़ ऊपर से नीचे आ रही है तो रास्ते में भी वो बहुत सा आपका वेदरिंग क्रिएट करती आ रही है, चीज़ों में तोड़ फोड़ कर रही है और मुसलसल ये प्रोसेस जारी है। और पहले डेब्रिस मटेरियल की ओरिजिनल प्लेस कहाँ थी? यहाँ पे, और वो ट्रांसपोर्ट होकर नीचे आ रहा है। इट मीन्स इरोजन का प्रोसेस उसके अंदर शामिल है। तो ड्यू टू मैस वेस्टिंग दिस मैस मूव्स डाउनवर्ड्स। और यही मैंने आपको बताया कि मैस वेस्टिंग की वजह से जब यहाँ के पे कोई आपकी वेदरिंग क्रिएट होती है ड्यू टू वाटर, रेन और डिफरेंट ग्लेशियर्स की वजह से, तो यहाँ से मटेरियल आपका नीचे को आता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि ओरिजिनल प्लेस उसकी ये थी, अब वो यहाँ से नीचे आ गया, इरोजन का प्रोसेस उसके अंदर शामिल हो गया। यहाँ पे आपका बेसिकली इरोजन का टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है मैस वेस्टिंग का, जो कि बेसिकली हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। यहाँ पे बेटा आपकी टाइप्स जो हैं वो जो हम चल रही थी, हमने वेदरिंग की टाइप्स कंप्लीट कर ली हैं, फिर हमने आगे डेन्यूडेशन की टाइप इरोजन को इन डिटेल डिस्कस कर लिया। आई होप आपको समझ आ गई होगी। इससे रिलेटेड बेटा शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपने देखने हैं। आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन चल रहा है इसके अंदर है राइट डाउन द रीजंस ऑफ इरोजन प्रोसेस। ये आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको देखना है, ये भी कवर हो रहा है। लर्निंग को बहुत ध्यान से लेकर चलिए, लेक्चर्स को समझिए, उसके बाद लर्न करें ताकि आप समझने के साथ साथ अपने लर्निंग को लेकर जाएं। आई होप कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही होगी। अपने लेक्चर्स को प्रॉपरली सुनने के बाद इनको ऊपर जो है वो अमल करना शुरू करें और अपनी पढ़ाई पर बहुत अच्छी सी तवज्जो दें। आई होप आप लोग अपने घरों में सेफ होंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।